हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स का 7th क्लास लेकर आए हैं। थोड़ी लंबी चल गई, 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम वापस इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पता है पिछले वाली क्लास में अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया था। अब अपन इसके कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे, मतलब यह कहो तो इसके नियम या इसके प्रायोगिक परिणाम क्या रहे वो अपने को पढ़ने हैं। तो अपन हेडिंग डालेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव का अपन क्या पढ़ेंगे? प्रायोगिक परिणाम, या इसी टॉपिक का दूसरा नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है। या तो इसके परिणाम हो जाएंगे या फिर इसके क्या हो जाएंगे? नियम हो जाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? अपन नियम लिखेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर नियम क्या कहता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो परिपथ में आपतित होता है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है। परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती हैं, ठीक है। अपन ने एक चीज़ पहले भी देखी है कि जब एक निश्चित आवृत्ति का, जब अपने टॉपिक पढ़ा था ना प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, तो अपन ने क्या देखा कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो परिपथ में क्या होती हैं? धारा बहने लगती है, और उस धारा को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा जो धारा बह रही है वो क्या है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ कैसा आएगा आपका? ये और सीधी लाइन, ठीक है ना। इधर तो आपतित प्रकाश की तीव्रता हो गई, इधर होगी आपकी आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इधर तो इंटेंसिटी होगी और इधर क्या होगी? धारा, जिसको अपन किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। तो ठीक है, आपका पहला नियम ही हो गया। मतलब अपने को कुल मिलाकर थ्योरेटिकल रूप से लिखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसका है आपका पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम क्या कहेगा? निरोधी विभव, जिसको अपन V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। निरोधी विभव V0 पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिसको अपन क्या लिखेंगे? KE मैक्सिमम,
अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसका फॉर्मूला होता है EV0। ध्यान रखना गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हाफ mv² होता है। एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, अपन लिखते हैं कि के ई मैक्सिमम बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये मैक्सिमम मतलब गतिज ऊर्जा का बहुत वेग ज़्यादा होगा तब इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। और एक जब आपको निरोधी विभव दे रखा हो इलेक्ट्रॉन पर आवर्स हो तो तब इसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, जो मैंने लिखा EV0। तो निरोधी विभव V0 पर अधिकतम, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर E0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, सेकंड नियम, बस आपको नियम बताने हैं ना। आपको टॉपिक 2 प्रकार से पूछ सकते हैं, इसके जो प्रायोगिक परिणाम वो क्या है या फिर इसके नियम क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव के। तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर ये निकला। इसके बाद आइए थर्ड वाला। थर्ड क्या कहता है आपका कि एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति μ0, एक निश्चित आवृत्ति μ0 से कम आवृत्ति के, कम आवृत्ति के, एक निश्चित आवृत्ति μ0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये थोड़ा यहाँ पर गलत है, कम तो होगी नहीं। एक निश्चित आवृत्ति μ0 पर, एक निश्चित आवृत्ति μ0 पर प्रकाश के लिए क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अपने को पता है। ठीक है, और चौथा रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर का हो जाएगा कि प्रकाश के, प्रकाश के था उत्सर्जक स्पेस से फोटो, प्रकाश के प्रकाश के धातु पृष्ठ पर आपतित होने, प्रकाश के धातु पृष्ठ पर आपतित होने, आपतित होने तथा उस पृष्ठ से, तथा उस पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, उस पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, बाहर फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, बाहर निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं होती। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा ना, कोई समय पश्चाता नहीं होती हैं। ठीक है, पहले को ध्यान से देखना कि धातु पृष्ठ पर जो आपतित होने में, प्रकाश के धातु पृष्ठ पर आपतित होने तथा उस पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई समय पश्चात नहीं, फटाफट इतना जल्दी होगा कोई अपन कह भी नहीं सकते। जब इसको प्रैक्टिकल रूप से देखा गया तो ये मान कितना आया, प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक रूप से नापने पर, प्रायोगिक रूप से नापने पर यह समय पश्चाता, यह है समय पश्चाता, पश्चाता का मतलब इंटरवल, मतलब कितना अंतराल लगा, पश्चाता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कितना अंतराल होगा। ठीक है, समय पश्चाता 3 × 10⁻⁻9 सेकंड से भी कम प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसको माप करके देखा और माप कर देखने पर भी ये समय पश्चाता क्या हुई आपकी, कम प्राप्त हुई। तो ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, या यूँ कहे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कंप्लीट है। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स वाले वो मतलब
आप तो क्वांटम मैकेनिक्स या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर है ना, आपके भी क्वांटम मतलब क्वांटम चलेगी, बाद में थोड़ा सा लास्ट की यूनिट आपको थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन तब तक अभी आपके सिलेबस सेम है। सारे टॉपिक मैं करा रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो आपका पेपर हुआ बीएससी थर्ड ईयर का कल ही, उसमें पूरा का पूरा पेपर मैंने कराया, उसी में से बैठा है, इसलिए आप हर एक सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स के अपन पेड पर लिख के बनाने लगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसकी सारी क्लासेस से पेड पर लिख के ही बनाऊँ। बाद में जब अगली क्लास आएगी तब अपन क्या करेंगे, इसको सामने में दिखता हुआ आपके सामने क्लास लेके आऊँगा, ओके। तो अब अगला टॉपिक डालिए आपका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आइंस्टीन का अपन लिखेंगे। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, अच्छा टॉपिक है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है। चीड़ शपथ नहीं कर पाए, लेकिन ये आइंस्टीन अब इसकी व्याख्या करेगा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है। आइंस्टीन अपन कैसे व्याख्या करेगा, आइए देखिएगा आप। यस, आइंस्टीन ने कैसे बताया, आइंस्टीन ने किस प्रकार, आपको पता प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो अब आइंस्टीन ने कैसे बताया कि आइंस्टीन के अनुसार लिखेंगे अपन, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा सूक्ष्म पैकेटों, प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, सूक्ष्म पैकेटों, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा सूक्ष्म पैकेटों, जिन्हें क्वांटा क्या कहते हैं अपन, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं के रूप में, क्वांटा कहते हैं क्वांटा कहते हैं के रूप में निहित होती हैं, के रूप में निहित होती हैं, जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू है, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या बताया, देखो वापस देखिए, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा, और उसकी ऊर्जा कितनी है, E बराबर h न्यू। तो अब इसने फोटोन के रूप में बताया कि एक पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, इसने ऐसे बताया, आप सुनिए मेरी बात, एक पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, इस प्रकार इसने बताया था। तो इसने बताया यह ऊर्जा, आगे लिखिए आप, यह ऊर्जा फोटोन के रूप में संचरित होती है। फोटोन है ना, बंडल, एक पूरा बंडल होता है, उसको अपन बता रहे हैं, ये ऊर्जा फोटोन के रूप में संचरित होती हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन बता दी। अब अपन इसका लिखेंगे, आइंस्टीन ने किस प्रकार इसको समझाया कि जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन, वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर
निर्भर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है। यही घटना क्या है आपकी? यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव हैं। ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया, आइंस्टीन ने ऊर्जा फोटोन के रूप में बताई और इसने क्या कहा कि जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु के किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से क्या हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। सेम उसी से मिलती हुई है, बस उसने यहाँ पर फोटोन ले लिया। और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वो किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अच्छे से कर दी। इस प्रकार आइंस्टीन ने अपने क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, ऐसे अपन बता सकते हैं आइंस्टीन ने अपने क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो आपको ऐसे पूरा इसमें लिखना है ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, मतलब प्रभाव क्या होता है। अब अपन निकालेंगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले एक वर्ग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक है वो आपको करा देता हूँ, कार्यफलन। कार्यफलन जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। कार्यफलन मतलब ऊर्जा देने के लिए जो किया गया कार्य है ना, उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा या ठीक है ना, दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा, वो उसी प्रकार अपन बताएंगे इसको। तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती हैं। अतः किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा, समर्थ बनाने के लिए, पहले अपन लिख लेते हैं ना फिर इसको समझेंगे। समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी। देखो वापस देखना इसको आप कि किसी इलेक्ट्रॉन को देखिए आप ध्यान से, धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। मतलब उसको बाहर निकालना तो कम से कम ऊर्जा, और ऊर्जा ही क्या होता है? कार्य होता है। तो अतः किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में समर्थ बनाने के लिए जो दी जाने वाली सबसे कम ऊर्जा, मतलब सबसे कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा होगी जिस इलेक्ट्रॉन आपका क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, ये इसकी क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। तो अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण से एक फोटोन के अवशोषण से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है।
एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, बाहर निकलता है। एक फोटोन के अवशोषण से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यदि μ0 आपकी न्यूनतम आवर्ती हो, यदि μ0 न्यूनतम आवर्ती हो, μ0 न्यूनतम आवर्ती हो तो इस आवर्ती पर कार्यफलन क्या हो जाएगा, फाई बराबर एच न्यू 0, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार देखा जाए तो ऊर्जा ही है, कार्य आपको किसी बराबर, ऊर्जा, और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच म्यू। तो न्यूनतम कार्यफलन क्या हो जाएगा, फाई बराबर एच म्यू 0। न्यूनतम आवर्ती अपन क्या ले रहे हैं, म्यू 0। तो इस कंडीशन में इसको बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम आवर्ती हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, म्यू 0। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो कार्यफलन क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो अब आइए आगे, और आपका आगे वाला टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अच्छा टॉपिक है। अभी इस बार भी आया था, अभी परसों एग्जाम हुआ उसमें, तो आपको ये भी पढ़ना है। दो प्रकार से अपन इसको समीकरण को लिखेंगे। आती कैसे, वो बस मैं आपको सामने लिख रहा हूँ। इजी में आती कैसे, चीज़ ध्यान रखना। नोट्स में आपको बिल्कुल कंफर्ट लिखा रहा हूँ, आपको सारे नोट्स यहीं से बनाने हैं। बुक्स में आपको बहुत लेंदी मिल जाएगा, हर मैं लाइन यहाँ पर शॉर्ट करके बना रहा हूँ। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या हो जाएगी, तो अपन इसमें लिखेंगे कि जब देखो फोटोन है, म्यू आवर्ती का एक फोटोन है, ध्यान रखना। फोटोन की आवर्ती क्या है यहाँ पर, म्यू। जब म्यू आवर्ती का फोटोन किसी पृष्ठ पर पड़ेगा तो कम से कम वो न्यूनतम आवर्ती, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है। आपको पता है जब म्यू आवर्ती का एक फोटोन किसी पृष्ठ पर पड़ेगा तो वहाँ से क्या निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो उसको लिए कम से कम कितनी आवर्ती चाहिए, म्यू 0। तो अब शेष आवर्ती कितनी बच गई, म्यू माइनस म्यू 0। ये आवर्ती बच गई ना, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। पूरा एक फोटोन पड़ रहा है ऊर्जा, तो उसकी आवर्ती म्यू, उसमें से सबसे कम आवर्ती म्यू 0, और वो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है। तो उस फोटोन की बची हुई आवर्ती कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस म्यू 0। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि यस, क्या लिखना अपने को कि आइए कि जब एच म्यू ऊर्जा का एक फोटोन, जब एच म्यू ऊर्जा का एक फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है तो धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है तो एच म्यू 0 बराबर 5, एच म्यू 0 बराबर 5 ऊर्जा, आपको पता है ना, ये कम से कम ये इतनी ऊर्जा है। एच म्यू 0 बराबर 5 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उस पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आती है। इलेक्ट्रॉन को उस पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आती हैं, उस पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आती हैं। और फिर अपन लिख सकते हैं, ये तो इतनी ऊर्जा उसको बाहर निकालने में काम आएगी। अतः शेष ऊर्जा कितनी बच गई आपको पता है, एच म्यू का था और उसमें से 5 चली गई, एच म्यू माइनस 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के समान होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के समान होगी। ठीक है, चलो आइए वापस देखते हैं क्या लिखा मैंने, कि जब एच न्यू ऊर्जा का एक फोटोन
धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है, मतलब धातु पृष्ठ पर आपतित हो रहा है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब उसको अवशोषित कर रहे हैं तो कम से कम कितनी न्यूनतम ऊर्जा अपन ने कितनी बताई, जो कार्यप्लन कहते थे फाई बराबर क्या होता है एच म्यू जीरो। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है उस पृष्ठ से बाहर निकालने में कहाँ आती भाई, न्यूनतम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका बाहर निकलेगा। तो अतः शेष ऊर्जा क्या बच गई भाई, टोटल कितनी थी एच म्यू, उसमें से कितनी चलेगी फाई, वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के समान होगी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो दो बार लिख सकते हैं अपन, एक बार तो गतिज ऊर्जा ऐसे लिखी जाएगी, जैसे ही निरोधी विभव आता है तो गतिज ऊर्जा को अपन कैसे लिख सकते हैं ई वी जीरो से। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताई है ना। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच म्यू माइनस फाइव। ठीक है, अब आपको पता है देखो फाइव किसके बराबर है, एच म्यू नॉट के, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू फाइव। तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक है, इसको फिलहाल मैं ऐसे कॉमेज में ले लेता हूँ, अभी है ना, पूरा नहीं हो आपका टॉपिक। समीकरण नंबर एक ये हो गया आपकी समीकरण नंबर वेव। अब वापस लिखते हैं, वापस आगे चलिए आप, है ना। आगे क्या लिखेंगे आपको पता है, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में वी जीरो निरोधी विभव है, वी जीरो आपका क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में वी जीरो निरोधी विभव है, वी जीरो क्या आपका निरोधी विभव है, तब आपको पता है ई वी जीरो बराबर क्या हो जाता है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, अपने को पता है। ठीक है, तो अपन समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, अपन समीकरण एक से ई वी जीरो बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, ई वी जीरो बराबर एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नोट। ठीक है ना, एक समीकरण आपकी ये बन गई। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 आइंस्टीन की, समीकरण 1 व 2 आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। समीकरण 1 व 2 आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, दोनों समीकरण बनाने ध्यान रखना, ऐसा कैसे लिखना आपको, बस एक्स्ट्रा डालनी नहीं, पहले ये भी बनानी, चाहे छोटा क्वेश्चन भी क्यों ना आ जाए आपको ऐसा लिखना ही लिखना है। पहली समीकरण हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम के रूप में, और इसी को जब अपन निरोधी विभव के रूप में ले तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी ई वी जीरो के रूप में। और ई वी जीरो के रूप में जैसे ही बनेगी तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर 2m एच म्यू नॉट भी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये समीकरण हो गई। और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है उसका अगर आपको वेग पूछ ले तो वेग कितना हो जाएगा, वो अपन समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। हालांकि समीकरण होगी ये आइंस्टीन के प्रकाश की समीकरण, आप चाहो तो इसी के अंदर आगे इस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का, आपको ये समीकरण तो यही करना, आपको वेग पूछ ले क्योंकि अपन न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर देते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कैसे निकाल सकते हैं आपको पता, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपकी क्या कहती है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अपने को वी स्क्वायर चाहिए तो वी आपका उधर चला जाएगा, और उधर जाने के बाद आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, देखो 2h म्यू माइनस म्यू जीरो अपॉन m बराबर वी स्क्वायर मैक्सिमम, या यूं कहे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, v मैक्सिमम बराबर √2h, या आप इसको नीचे लिख लो, है ना, एक मिनट रुकना। ठीक है ना, ये समीकरण आ गई आपकी। अब इसको अपन ऐसे नीचे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी आपको पता है, ये हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर मैक्सिमम के बराबर। ठीक है ना, अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा इस स्थिति में, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि v बराबर वी मैक्सिमम
वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट 2h म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन m। ये आपका जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसका अधिकतम वेग ये हो जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, यही करना है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अगर आपको वेवलेंथ के रूप में, हालांकि क्वेश्चन अभी तक बीएससी में तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर क्योंकि पता नहीं है अब क्वेश्चन पूछने में क्या है, किसी के दिमाग में आ जाए तो डाल दे, जैसा अगर मेरे को बोलते हैं कि पेपर बनाने के लिए तो मैं भी डाल दूँ इसमें क्या है। तो अगर आपको वेवलेंथ के रूप में, हालांकि ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आता है आपको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक यही करना जो अपन ने बताया है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल ऐसे पूछ ले कि अगर आपको तरंग दैर्ध्य के रूप में प्रकाश विद्युत समीकरण कैसे निकालनी है, तो अपन इस फॉर्मूले को वापस तरंग दैर्ध्य के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो आपकी हेडिंग होगी तरंग दैर्ध्य के रूप में, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ के रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में आइंस्टीन की, तरंग दैर्ध्य के रूप में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ओके, वेवलेंथ के रूप में अपन को बताना है। तरंग दैर्ध्य के रूप में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या आएगी, आई, मतलब पूरा फॉर्मूला आपका वेवलेंथ के रूप में आ जाएगा। अब देखिए अपन थ्योरी लिखते हैं। यदि, इसी के अंदर अपन लिख रहे हैं, यदि आपतित प्रकाश के, यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की तरंग दैर्ध्य, यदि आपतित, यहाँ देखने फोटोन आ गया पूरा, एक पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन जिसकी आवृत्ति म्यू है और ऊर्जा क्या होगी, ई बराबर एच न्यू, क्योंकि आइंस्टीन ने पूरा क्वांटम थ्योरी के अनुसार दिया। और आइंस्टीन ने क्या बताया कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा क्या होती है, क्वांटा के रूप में निहित होती है, अपन ने बताया। यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की तरंग दैर्ध्य, फोटोन की तरंग दैर्ध्य, यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा देहली तरंग दैर्ध्य, जो अपन देहली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे वो आपकी लैम्डा 0 तथा देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0। लैम्डा 0 क्यों ले रहे हैं कि एक न्यूनतम मतलब वेवलेंथ का है फोटोन, जहाँ से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फिर से आपतित हो जाता है। हो तो अपन आपको पता फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है आपको पता सी अपॉन म्यू। लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन म्यू। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा नोट लिखना चाहो तो लैम्डा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू 0, मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति का फोटोन जो उसको उस परिधि से बाहर निकालने के लिए समर्थ बनाता है। लैम्डा 0 बराबर क्या हो गया, सी अपॉन म्यू 0, जहाँ पर सी क्या आपको पता है, सी प्रकाश का वेग। सारा प्रोसेस आपको ऐसे कैसे ही करना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना कोई भी चेंजेज नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ सी आपका क्या हो गया, प्रकाश का वेग। तो अपने को पता है समीकरण 1 व 2 से, अभी पहले जो आई समीकरण 1 व 2 आपकी क्या कहती है, पहली समीकरण हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर आपका फॉर्मूला क्या था, एच म्यू माइनस म्यू 0। आप यहाँ से म्यू का मान निकाल लीजिए। आप यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा आपको पता है, अपने को पता है अगर आपको म्यू निकलना तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, और म्यू नोट निकला तो आपको कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नोट। तो ये मान आप पुट कीजिए, ये मान, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच कॉमन, और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, वापस इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच सी को भी बाहर कॉमन ले लीजिए आप, एच सी आप बाहर कॉमन लोगे तो नीचे आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा नोट। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा नोट नीचे आ गया तो आपको पता है जब लैम्डा से लैम्डा इंटू हो जाएगा, लैम्डा नोट बचा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। ठीक है, तो एक तो आपकी ये बन जाएगी समीकरण, इक्वेशन नंबर आप इसको बना दीजिए 3rd, तथा इक्वेशन 2nd से अपन क्या लिख सकते हैं, जो अपने पीछे आई हुई है वो हो जाएगी आपकी ई वी नोट बराबर एच म्यू माइनस म्यू नोट। वापस आप मान पुट कीजिए इनके, ई वी नोट बराबर एच आपका ऐसा कैसे ही, इसकी जगह हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट। तो बाहर आपका कॉमन आ जाएगा, एच सी आपके बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा नोट, और ऊपर क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। तो ये आपकी तीसरी और जो चौथी समीकरण बनी ये आपकी हो जाएगी वेवलेंथ के रूप में। एक तो समीकरण ये हो गई समीकरण 3, और एक आपकी कौन सी हो गई, समीकरण 4। तो अपन लिख सकते हैं कि समीकरण
3 व 4 तरंग दैर्ध्य के रूप में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पूछे तो मैंने आपको पहले ही बताया वो वाला प्रोसेस करना है कि कैसे क्या होगा ना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि अगर वेवलेंथ के रूप में पूछे तो आपको ये करना, क्या चेंज क्या किया अपन, म्यू और म्यू जीरो का मान रखा, अपन ने क्या कर दिया, इस मान को चेंज कर लिया। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सेम है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण निकाले, तो आप ये पूरा कर लेना। पहले जो आपका पहला प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसी के अंदर आपको वेवलेंथ के रूप में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण निकालनी है। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का टॉपिक भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आइए अपन कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि 7000 एंगस्ट्रॉन के फोटोन की ऊर्जा, 7000 एंगस्ट्रॉन का एक फोटोन है, उसकी ऊर्जा 7000 फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट में ज्ञात करो। ठीक है, मतलब एक 7000 एंगस्ट्रॉन का एक फोटोन है, उसकी ऊर्जा आपको किस में ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। आंसर निकालना इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब कितनी ऊर्जा होगी उसकी। तो सॉल्यूशन देखिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, एच म्यू, या यूँ के तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाना है। क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि आपको लेमडा दे रही है। अब अपने को पता है गिवन क्या, आपके पास क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि H बराबर कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। एक तो आपको H दे रखा है, ठीक है, और आपको पता है C का मान कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक आपको लेमडा दे रखा है, लेमडा दे रखा है कितना आपको पता है, 7000 एंगस्ट्रॉन, या यूँ कहे तो 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अपन एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज कर लिया। तो आइए मान पुट कीजिए समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से जो भी मान आए आप उसमें अंदर रखिए। तो E बराबर 6.63, H का मान रख रहे हैं अपन सबसे पहले 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, और इंटू लिमिट भी अपन लगा रहे हैं ना, मतलब यूनिट लगा रहे हैं अपन, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपको पता है, 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, है ना। ये कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया यहाँ पर, और इसका मान कितना हो गया आपको पता है, 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब आपको पता है मीटर से मीटर कट जाएगा, और एक आपको पता है सेकंड से क्या कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास मान आ जाएगा E बराबर 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻, कट कुटा गया ना, 3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 7। ये आपका आ रहा है जूल में, ये आपको किस में आ रहा है, जूल में, क्योंकि यहाँ से क्या बच गया, जूल में। अब आपको ये आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे, देखो आपको पता है चूँकि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो आपको जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है। तो यहाँ से इसको है ना, यहाँ से अपन बता सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, यहाँ से अगर आपको 1 जूल निकालना तो आपका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। तो अपन इस मान को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट इस मान से डिवाइड करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 7 था, इसको आप साथ में इंटू करके लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा E बराबर 1.775 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे है ना, स्टेप बाय स्टेप अपन ने लिखा है, कोई इश्यूज नहीं आएगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कीजिए अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी धातु का कार्यफलन, क्वेश्चन लिखिए आप,
किसी धातु का कार्यफलन 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट है। किसी धातु का कार्यफलन 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो धातु से उत्सर्जित फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसको यहाँ पर घुमा दिया और घुमाने के बाद अब आपको क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब आपको कार्यफलन दे दिया, वर्क फंक्शन कितना दे देगा 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फोटोन की आपको क्या करनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ ज्ञात करनी है। तो आइए अपन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको पता है फाई बराबर क्या होता है एच म्यू, मतलब अपन ये लिख सकते हैं एच म्यू, या यूँ कहे तो अपन इसको लिख सकते हैं, आपको पता है फाई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर क्या बना दिया आपकी फर्स्ट, म्यू जीरो की जगह नहीं लिखा अपन, इसको क्या लिख दिया म्यू लिख दिया। तो अब अपने को पता है गिवन क्या क्या है, आपको पता है क्या क्या कंडीशन गिवन है। फाई दे रखा आपको 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट, जब आपने इसको जूल में बदला तो क्या हो गया ये 3.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये तो हो गया। और एच आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 6.63, एच हो गया आपका 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ठीक है, और एक हो गया आपका सी हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तीनों मान आपको गिवन है। तो अब अपन समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, आपको पता है समीकरण 1 क्या आएगी, फाई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से जब मैं लेमडा बराबर बनाऊंगा तो लेमडा बराबर क्या बन जाएगी, समीकरण एच सी अपॉन फाई। तो अब आप ये सब मान पुट कर दीजिए, ये सब मान आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है लेमडा बराबर एच का मान कितना है, एच का है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, और इंटू सी का मान है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन नीचे हो जाएगा 3.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आपको पता जूल से जूल कट गया, सेकंड से आपको क्या कट गया सेकंड, तो आपकी वेवलेंथ किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो अपन मीटर में निकालेंगे तो आपकी समीकरण हो जाएगी, देखिए लेमडा बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। एक बार अपन इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं ना, 3 इंटू 10⁸ अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 3.45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका किस में आ गया मीटर में। और आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या यूँ कहे तो लेमडा बराबर 576.5 नैनोमीटर है ना। मीटर का किस में चेंज हो गया, नैनोमीटर में चेंज हो गया। ठीक है, पहला आपका आंसर किस में आया था, मीटर, और मीटर आपका किस में चेंज होता है, नैनोमीटर। देखो क्या कुछ नहीं, अपन स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्यूशन लिखा अपन, स्टेप खोलते गए अपन और हर एक स्टेप का अपन यहाँ पर सॉल्यूशन देखते गए। ठीक है, तो आज के लिए अब आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अपन ने 2 रूप में पढ़ी, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं अपन ने वो देखे। ये आप लोग क्या करना आज घर पे इनको देखना। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज आपके लिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, नंबर फर्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या लिखना है आपको, नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसी में वापस तीसरा बनेगा कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की
प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखिए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कौन से रूप में लिखनी है आपको? तरंग दैर्घ्य के रूप में। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखिए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये आपको तीनों क्वेश्चन देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्लास को अच्छे से आपको घर पर पढ़ना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।